Hello dear TYPSC, welcome to the another video lecture of your immunology second. So in the last lecture we have started the new chapter of your syllabus, that was hypersensitivity, and we have also learned how the hypersensitivity is being classified into the different types, like into the four main types by the Jail and Coombs classification. Okay, also we have got the brief introduction about the hypersensitivity, how the hypersensitivity is the one who affects our system, our immune system adversely. Though our immune system is designed so that it can protect us, but sometimes that mechanism may go wrong and it can harm us also, and that's what we called as the hypersensitivity. Okay, and in this lecture we are going to study some few more types of the hypersensitivities. Okay, according to the Jelen-Coombs classification, the hypersensitivity is being classified into four types. Amongst, we have already seen about the type 1 hypersensitivity and the type 2 hypersensitivity. In this lecture we will see the last two types of the hypersensitivity, type 3 and the type 4. Okay, so let's start. So if you remember, I have told you that hypersensitivities are being uh, designed accordingly. Okay, they are designed accordingly, that how they behave. Okay, so I have given one short abbreviation for that as SID. Okay, first hypersensitivity means anaphylaxis. Okay, type 1. Type 2 means the cytotoxicity. Type C means what? The immune complex mediated. And type 4th means the delayed type of hypersensitivity. Okay, type 1 was the immediate one. तो उसमें हमने देखा था कि जो टाइप सी होता है इट इज़ नोन एज द इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड. मैंने ये भी बताया था कि जो हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 होते हैं वो तीनों एंटीबॉडी मेडिएटेड होते हैं. जिसमें हमने देखा था टाइप 2 जो है type 1 was the IgG mediated and type 2 was the IgM and IgE mediated. ओके, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. एंड ये भी जो हाइपरसेंसिटिविटी है टाइप 3 नाम की, इट इज़ ऑल्सो मेडिएटेड बाय एंटीबॉडी. ओके, तो होता क्या है पर्टिकुलरली IgG, यहाँ पे भी IgG का रोल है. तो होता ये है कि हमारे बॉडी में आप सबको पता है जब एंटीजन एंटर करता है, ठीक है, तो एंटीजन के साथ एंटीबॉडी रिएक्ट करती है एंड बी सेल जो होती है वो एंटीबॉडी फॉर्म करती है. वो एंटीबॉडीज़ एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है और ये कॉम्प्लेक्स जब किसी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के नज़र में आता है या फिर किसी मैक्रोफाज के नज़र में आता है, किसी फैगोसाइटिक सेल या फिर न्यूट्रोफिल के नज़र में आता है, तो ये सब लोग उसको रिमूव करते, एलिमिनेट करते. ऐसे नहीं कि एंटीजन एंटीबॉडी आए तो उनका रिएक्शन हो जाएगा एंड एंटीबॉडी एंटीजन को किल कर देगा. नहीं, वो एंटीबॉडी इज़ ऑलवेज लाइक अ मीडियम जिसके थ्रू क्या होता है कि जो हमारे बाकी के मैकेनिज्म है लाइक कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो, मैक्रोफाजेस हो या फिर जो नेचुरल किलर सेल्स हो या फिर हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हो, बेसोफिल्स हो, वो सब वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो लोग अपना काम करते हैं. ठीक है, अगर उनको कहीं भी एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स मिले तो यही चीज़ जो है जो नॉर्मली हमारे बॉडी में होती है, उस चीज़ को जो है अगर गलती से कुछ डिफेक्ट हो जाए एंड वो चीज़ हमारे ही अगेंस्ट वर्क करने लगे तो उसको हम हाइपरसेंसिटिविटी कहते हैं. ठीक है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होती है हमारे बॉडी में. हम हर रोज़ नए एंटीजन, हर रोज़ नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनकाउंटर होते हैं, हर रोज़ नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी से कई एंटीजन्स एलिमिनेट होते हैं. बट कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे जो एंटीजन्स है, एंटीजन हमारे जो एंटीबॉडी मैकेनिज़्म से वो कहीं पे गलत हो जाए, उनका मैकेनिज़्म थोड़ा सा बिगड़ जाए तो हमें हाइपरसेंसिटिविटी का सामना करना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे होता ये है कि जनरली जो एंटीजन होता है इस केस में बहुत छोटा होता है. ओके, अब वो सेल्फ भी हो सकता है, मतलब अपना एंटीजन हो सकता है, या जैसे कि इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिसीज़ में, स्पेसिफिकली ऑटो इम्यून डिसीज़ में क्या होता है कि हमारे एंटीजन मतलब हमारे सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने लगती है, तो हमारी बॉडी हमारी दुश्मन बन जाती है इन द ऑटो इम्यून डिसीज़. तो यही केस में भी ये होता है. एज वेल एज अगर एंटीजन दूसरा बाहर से आया है, वो बैक्टीरिया है, वायरस है, या कोई पोलन ग्रेन है, कोई टाइप का केमिकल है, कोई मेटल है, ठीक है, उसकी वजह से भी ये एलर्जीज हो सकती है या फिर ये हाइपरसेंसिटिविटी हो सकती है.
तो होता क्या है इस केस में, वो जो एंटीजन होता है, ठीक है, वो बहुत छोटा होता है। इसकी वजह से जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो फॉर्म होती है, ठीक है, अब वो छोटा हो सकता है या फिर कम मात्रा में हो सकता है। तो उसकी वजह से जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होती है वो बहुत छोटी छोटी फॉर्म होती है, ठीक है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन की मदद से या ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये जो छोटे छोटे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होती है, ये जाके हमारी स्किन में, ठीक है, हमारे किडनी में, हमारे जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होने लगती है। अभी एकदम से नहीं होता, थोड़ी थोड़ी देर बाद होता है, ठीक है, मतलब थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्सेस जो है वो डिपॉजिट होने लगते हैं स्किन में, किडनी में एंड जॉइंट्स में। अब आप कहोगे कि यहाँ पे ही क्यों डिपॉजिट होते हैं, तो हमारी जो स्किन है या फिर हमारे जो किडनी सेल्स है या फिर जो हमारे किडनी टिश्यू है या जॉइंट्स है, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स कैपिलरीज होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है, ठीक है। इसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स वहाँ पे इकट्ठा जम जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, वहाँ से हिल नहीं पाते, ठीक है, उन कैपिलरीज के वजह से। एज वेल एज वहाँ पे फिल्ट्रेशन भी अच्छे से होता है किडनी में, आपको पता है, तो फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से भी वो लोग वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो ये ट्रैपिंग की वजह से क्या होता है, वो लोग बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि वो कॉम्प्लेक्सेस हमारी इम्यून सिस्टम को डिटेक्ट हो जाते हैं और तब हमारी सिस्टम उसको एलिमिनेट करने में लग जाती है। और वो लोग हमारे इतने सेल्स या टिश्यूज़ पे इतने अच्छे से बाउंड होते कि उनको एलिमिनेट करते वक्त हमारे खुद के जो बॉडी सेल्स है, जो खुद की स्किन है, खुद की किडनी है, खुद का जो जॉइंट्स है, दे ऑल्सो गेट डैमेज अलॉन्ग विद दैट। ओके, तो ये साइड इफ़ेक्ट होता है हाइपर सेंसिटिविटी में कि हमारे सेल्स जो हमारी नॉर्मल मैकेनिज्म है वो हमें ही डैमेज करने लगती। उनका टारगेट बेचारों का यही होता है कि उनको वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को एलिमिनेट करना है, बट वो इतना छोटा होता है, प्लस वो जाके हमारे टिश्यूज़ हमारे सेल्स पे अटैच होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो उसको एलिमिनेट नहीं कर पाते या फिर करने के जो है कोशिश में दे डैमेज ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन रेडिकल्स रिलीज़ करते हैं, जिससे हमारे अपने सेल्स डैमेज होते हैं। तो यही होता है इन द हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4, जहाँ पे हमारे ऑर्गन्स को या हमारे स्किन को डैमेज होता है बिकॉज ऑफ दी हाइपर रिएक्शन। ओके, तो ये कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, वी आर गोइंग टू स्टडी। तो मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे एक डिसीज़ बताती हूँ, विच इज़ द सिस्टमिक लूपस, ठीक है, सिस्टमिक लूपस उसको कहते हैं। ये जो डिसीज़ है इट इज़ अ टाइप ऑफ दी ऑटो इम्यून डिसीज़, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ऑटो इम्यून डिसीजेस में होता है कि अपने ही सेल्स को हमारी बॉडी दुश्मन के जैसे रिएक्ट करने लगती है, उसको एंटीजन जैसे कंसीडर करती है और अपने ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ सिक्रेट करने लगती है, ठीक है। तो सिस्टमिक लूपस में होता क्या है, जो हमारे जो नॉर्मल ब्लड सेल्स होती है या फिर हमारी जो नॉर्मल सेल्स होती है, उसका जो डीएनए या फिर उसका जो मटेरियल होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसका डीएनए है, ठीक है, उसको एज एन कंसिडर किया जाता है एज अ एंटीजन, ठीक है। अब डीएनए सब सेल्स में होता है, ठीक है, अब डीएनए हो या कोई प्रोटीन है वो सब सेल में है, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे सिस्टमिक लूपस में, इस डीएनए को एज ए एंटीजन कंसीडर किया जाता है। अब अगर क्या हो जाए, कोई पे कहीं पे इंजरी हो जाए या कहीं पे यूवी रेडिएशन की वजह से हमारा ये जो सेल है ये डिस्टर्ब होने लगे, तो ये न्यूक्लियस रिलीज़ होगा, ठीक है। न्यूक्लियस रिलीज़ होने के बाद डीएनए भी अपने आप बाहर आ जाएगा। तो ऐसे डीएनए के अगेंस्ट क्या होता है, फिर जब डीएनए बाहर आता है तो ये डीएनए एज ए एंटीजन कंसीडर किया जाता है। इस पर्सन में जिसको सिस्टमिक लूपस है उसमें क्या होता है कि उस डीएनए को एज ए एंटीजन कंसीडर किया जाता है और इसको हमें डिस्ट्रॉय करना है, इसलिए एंटीबॉडी प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। अब ये डीएनए एंड जो एंटीबॉडीज़ है, अब ये बहुत छोटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी का। अब होता क्या है, ये जाके जो है हमारे ब्लड वेसल्स में या फिर हमारे टिश्यूज़ में जाके इंट्रैप्ट हो जाता है, ठीक है, सिस्टमिक लूपस में। अब ये इंट्रैप्ट होने के बाद क्या होता है, ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है बहुत छोटा होता है, इसकी वजह से वो इजीली इंट्रैप हो जाता है। और इंट्रैप होने के बाद होता क्या है, तो हमारी जो पर्टिकुलरली सेल्स लाइक मैक्रोफाजेस या न्यूट्रोफिल्स होती है, ठीक है, तो
वो लोग एक्टिवेट हो जाता है। वो एक्टिवेट कैसे होते हैं, तो ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है, ठीक है, डीएनए और उसका एंटीबॉडीज़, ठीक है, ये हमारे टिश्यूज़ पे जाके बाइंड हो चुके हैं, ठीक है, पूरी तरह से छोटे छोटे इम्यून कॉम्प्लेक्स है। अब आपको पता है हमारी जो टिश्यूज़ होती है उसके पास बॉडीगार्ड्स बन के या पुलिस के जैसे जो पहरेदारी करते हैं वो होते हैं मास्ट सेल्स, ठीक है। तो ये मास्ट सेल्स जो वहाँ पे ऑलरेडी होते हैं उनको ये डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ है कुछ, तो ये लोग क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को जो हमारे टिश्यूज़ के पास है, ठीक है। वो करते हैं सिग्नल, मतलब कुछ, या फिर होता क्या है, एक तो ये मास्ट सेल डिटेक्ट करेंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स लाइक C3A, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो मैंने आपको बताया था कि वो ब्लड सर्कुलेशन में ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनको अगर ऐसा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मिल जाए तो वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो भी इनको सिग्नल कर सकते हैं मास्ट सेल्स को कि आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपकी ज़रूरत है, या तो कोई मास्ट सेल्स अपने आप उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मास्ट सेल्स फिर क्या करेंगे, मास्ट सेल्स आपको पता है वो हिस्टामाइंस सिक्रीट करेंगे, ठीक है। हिस्टामाइन जो होते हैं ना, हिस्टामाइन इज़ अ टाइप ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। वो हिस्टामाइन क्या करते हैं, तो ब्लड की कैपिलरी एक्शन इंक्रीज़ करते हैं, जो ब्लड वेसल्स होती है उसका जो पोरोसिटी है वो इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स है, हमारे ब्लड वेसल में से जो लिम्फोसाइट्स हो या फिर जो ब्लड सेल्स है लाइक मैक्रोफाजेस, डेंड्राइटिक, नॉट डेंड्राइटिक सेल, न्यूट्रोफिल्स, देन मैक्रोफाजेस, देन बेसोफिल्स, इवन दी वेरी टॉक्सिक काइंड ऑफ सेल्स वहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और सब हमारे उस जगह पे जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे आ जाते हैं और एक साथ सब केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। हमें इसको एलिमिनेट कैसे भी करना है तो सब एकदम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल्स वहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि हिस्टामाइन रिलीज़ हो चुका है और वहाँ पे एक जगह पे बहुत सारे सेल्स का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में केमिकल, ऑक्सीजन रेडिकल्स, एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट होती है, परफोरिन सिक्रीट होती है, न्यूट्रोफिल्स एक्टिव हो जाएंगे, मैक्रोफाज एक्टिवेट हो जाएंगे, सब प्रोसेसेस एक साथ होने लगती है, ठीक है। और उसकी वजह से हाइपर रिएक्शन होने लगता है वहाँ पे, और उस रिएक्शन की वजह से हमारे, अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स तो होगा रिम्यू, लेकिन वो बहुत छोटा होता है, प्लस वो टिश्यू के अंदर होता है, टिश्यू को बहुत अच्छे से बाइंड होता है, तो इसको एलिमिनेट करते करते टिश्यू बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है और उस डिसीज़ को हम बोलते हैं फिर सिस्टमिक लूपस, जहाँ पे पर्सन की डेथ भी हो सकती, ठीक है। होता क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंजाइम्स रिलीज होती है जिसकी वजह से वो टिश्यू पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक लूपस। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है इन द सिस्टमिक लूपस, और पर्टिकुलरली मास्ट सेल्स न्यूट्रोफिल्स को सिग्नलिंग करते हैं हिस्टामाइन के थ्रू कि आप वहाँ पे आ जाओ, और न्यूट्रोफिल्स आपको पता है उनके अंदर ग्रेनाजाइम्स होते हैं, वो सेल को अपॉप्टोसिस करवा सकते हैं, इतने टॉक्सिक वो होते हैं। तो आप सोच सकते हो हमारे टिश्यू को कितने एक्सटेंट में डैमेज होने वाला है। तो यही होता है इन द सिस्टमिक लूपस, ठीक है। और भी एग्जांपल्स है इसके लाइक अब सिस्टमिक लूपस मैंने आपको बताया, ठीक है। सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमैटोसिस उसको कहा जाता है। इसके अलावा एक और है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ओके। इस डिसीज़ में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस जब हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्ट करता है तो हमारी सिस्टम उसको एलिमिनेट कर देती है, ठीक है। लेकिन उस बैक्टीरिया पे, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, उसके सरफेस पे ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो हमारे किडनी के जो ग्लोमेरुलस है उससे मिलते जुलते होते, उसके सेल्स से मिलते जुलते होते। तो होता क्या है, ये एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन इसके जो एंटीजन है इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी मेमोरी सेल्स बना के रखती है, मेमोरी एंटीबॉडीज़ बना के रखती है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये किसके साथ मिलते जुलते हैं, विद द ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस सेल जो है, जो किडनी में है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, धीरे धीरे जाके एंटीबॉडी सिक्रीट करके जो किडनी की ग्लोमेरुलस के सेल्स होते हैं उस पर जाके बाइंड करती है, ठीक है। वो एंटीबॉडी सिक्रीट होके वहाँ पे बाइंड हो जाती है। वहाँ पे बाइंड होने के बाद वहाँ पे डिपॉजिट होने लगते हैं, एंड आफ्टर दैट जैसे मैंने आपको बताया मास्ट सेल्स वगैरह अगर उसको डिटेक्ट हो जाए किडनी में जो है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो चुकी है, तो वो उनको रिमूव करने के चक्कर में किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं, और उस डिसीज़ को हम कहते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इस डिसीज़ में हमारी ही बॉडी, मतलब स्ट्रेप्टोकोकाई जो है मिमिक्री करता है, स्ट्रेप्टोकोकाई के जो सेल्स होती है या फिर एंटीजेंस होती है वो मिमिक करते हैं विद द ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसलिए हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, एंड दैट डिसीज इज नोन एज दी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब स्ट्रेप्टोकोकल डिसीज़ होने के बाद ये होता है, इसलिए इसको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल कहा जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है ड्रग इंड्यूस्ड सीरम सिकनेस, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। तो सीरम सिकनेस पुराने ज़माने में ये डिसीज़ पाया गया था, तो जब साइंटिस्ट लोग एंटीटॉक्सिन्स बना रहे थे पर्टिकुलरली स्नेक बाइट के अगेंस्ट, तब उन्होंने क्या किया, हॉर्स में जो है पॉइजन इंजेक्ट किया, उसके बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई वो ली, और अगर किसी को स्नेक बाइट हुआ तो उसको वो एंटीबॉडी दिया जाता था। लेकिन हुआ ये कि उस पर्सन में वो एंटीबॉडीज़ एक्सेप्ट नहीं हुई, और कभी कभी उस पर्सन की डेथ भी हो रही थी। तो ये सब हुआ क्यों? बिकॉज सेम केस, वो पर्सन में जाके जो एंटीबॉडीज़ थी वो एज ए एंटीजन कंसिडर हुई, ठीक है, और एंटीजन कंसिडर होने की वजह से और एंटीबॉडी सीक्रेट हुई जो जाके उस एंटीबॉडी को बाइंड हुई, जो एंटीटॉक्सिन है उसको बाइंड हुई, ठीक है, और इसकी वजह से छोटे छोटे इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुए, और बाद में इन इम्यून कॉम्प्लेक्स को एलिमिनेट करने के चक्कर में वो डैमेज हुआ, दैट इज़ नोन एज दी सीरम सिकनेस। इसके अलावा सेम फॉर द बर्ड्स फैंसियस डिसीज़, जो एवियन सीरम या फिर जो फीकल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो एवियन प्रोटीन्स होते हैं उनके अगेंस्ट भी यही रिएक्शन देखने को मिला था कि उनके एंटीजन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी सिक्रेट होने लगी, फिर वो डिपॉजिट होने लगी, और सेम रिएक्शन, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट द हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3। बहुत इजी मैकेनिज्म है, कुछ नहीं, इसको बोला ही जाता है इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड। मतलब ये जो भी मैकेनिज्म होता है कब होता है, जब इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स नॉर्मल भी फॉर्म होता है, लेकिन ये डिपॉजिट होने लगता है छोटा छोटा हमारे स्किन में, हमारे किडनी में, या फिर हमारे टिश्यूज़ में, ठीक है, इसकी वजह से ये हाइपर रिएक्शन होता है, ठीक है। दैट्स व्हाट वी कॉल एज द हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें इतना ज़्यादा कुछ समझने जैसा नहीं है, जस्ट यू कैन रिमेंबर सम एग्जांपल्स लाइक सिस्टमिक लूपस, सीरम सिकनेस, एंड even the small diseases like the glomerulitis, okay। ये सब टाइप के जो एग्जाम्पल्स है दे आर फॉर द टाइप 3 काइंड ऑफ अ हाइपर सेंसिटिविटी, ओके। थैंक यू।